यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह हर साल भारत के एक राज्य में आने वाली हकीकत है। लेकिन सवाल यह है, आखिर असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है? क्या सिर्फ भारी बारिश इसके लिए जिम्मेदार है या इसके पीछे छिपी हैं नदियाँ, पहाड़ों, मिट्टी और इंसानी गतिविधियों की एक ऐसी कहानी जिसे समझना बेहद जरूरी है। असम भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने नदियों और हरियाली से भर दिया है। लेकिन यही नदियाँ कई बार असम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं। और इसी कहानी के केंद्र में है एक विशाल नदी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के पठार से निकलने वाली यह नदी हिमालय के विशाल पहाड़ों को पार करती हुई भारत में प्रवेश करती है। और जब यह असम की घाटी में पहुंचती है तो इसका स्वरूप और भी विशाल हो जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र अकेली नहीं है, इसके साथ कई बड़ी और छोटी नदियां आकर मिलती हैं और जब मानसून आता है तो यह पूरी नदी तंत्र पानी से भरने लगता है। असम की बाढ़ की कहानी मानसून के बिना अधूरी है। हर साल जब मानसूनी हवाएं भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पहुंचती हैं तो असम और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। पहाड़ों पर गिरने वाला पानी छोटी छोटी धाराओं और नदियों में बदल जाता है और फिर यही पानी तेजी से नीचे उतरते हुए असम की घाटी में पहुंचता है। सोचिए, एक तरफ आसमान से लगातार बारिश हो रही हो और दूसरी तरफ पहाड़ों से लाखों लीटर पानी नीचे आ रहे हो। जब यह पानी एक साथ असम की नदियों में पहुंचता है तो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है और यहीं से शुरू होती है असम की बाढ़ की असली कहानी। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत और यह सबसे बड़ी चुनौती है इसका बदलता हुआ स्वभाव। नदी अपने साथ भारी मात्रा में पानी के अलावा मिट्टी और तलछट भी लेकर आती है। यह तलछट नदी के तल में जमा होती रहती है और जब नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नदी अपने पुराने रास्ते से बाहर निकलने लगती है। पानी किनारों को तोड़ता है, खेतों में फैलता है, गाँव में प्रवेश करता है और देखते ही देखते हजारों लोगों का जीवन बदल जाता है। लेकिन असम की समस्या सिर्फ बाढ़ नहीं है, एक और खतरा है, नदी का कटाव। जब तेज बहाव वाली नदी अपने किनारों की मिट्टी को काटती है तो धीरे धीरे जमीन नदी में समाने लगती है। कई परिवारों के लिए मतलब सिर्फ घर खोना नहीं, इसका मतलब अपनी जमीन खोना, अपनी खेती खोना और कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खो देना। सबसे दर्दनाक बात यह है कि पानी उतरने के बाद भी कई लोग के पास वापस लौटने के लिए जमीन नहीं बचती। लेकिन एक सवाल और है, क्या असम की बाढ़ के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है? जवाब इतना आसान नहीं है। इंसानी गतिविधियां भी इस समस्या को जटिल बना सकती हैं। जंगलों की कटाई, अनियोजित निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों में बदलाव और नदी के फ्लड प्लेन्स में बढ़ती आबादी, ये सभी बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। जब प्राकृतिक क्षेत्र में कम होते हैं तो पानी के बहाव और उसके फैलाव का तरीका भी बदल सकता है और इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ता है जो नदी के किनारे वर्षों से अपना जीवन बिता रहे हैं। और अब इस कहानी में शामिल हो रहा है एक और बड़ा सवाल, जलवायु परिवर्तन, बदलता हुआ क्लाइमेट। दुनिया के कई हिस्सों में बारिश के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। कहीं कम बारिश, कहीं लंबे समय तक बारिश और कहीं कहीं बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश। ऐसी एक्सट्रीम वेदर घटनाएं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को और गंभीर बना सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि असम की हर बाढ़ सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से आती है, लेकिन बदलती जलवायु भविष्य की चुनौतियों को और कठिन बना सकती है। असम की बाढ़ को अगर सिर्फ एक प्राकृतिक घटना समझा जाए तो शायद हम इसकी असली तस्वीर कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस बाढ़ के पीछे लाखों इंसानों की कहानियां छिपी हैं। किसी की फसल बर्बाद हो जाती है, किसी का घर, किसी का पशुधन और किसी का पूरा जीवन। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, रोजगार खत्म हो जाता है और परिवारों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है। लेकिन इन सबके बीच इंसान फिर खड़ा होता है, अपना घर दोबारा बनाता है, खेती दोबारा शुरू करता है और अगले मानसून का इंतजार करता है। शायद इसलिए असम के लोगों की कहानी सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं, यह संघर्ष की कहानी है और उम्मीद की भी। असम की बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, यहाँ के जंगल और वन्य जीव भी हर साल इसका सामना करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ हैबिट्स में से एक है। बाढ़ के दौरान कई जानवर ऊंची जमीन की तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्राकृतिक बाढ़ काजीरंगा के इकोसिस्टम का हिस्सा भी है। यह मिट्टी को पोषक तत्व देती है, घास के मैदान को पुनर्जीवित करती है और प्रकृति के चक्र को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब बाढ़ की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया विनाशकारी भी बन सकती है। तो क्या असम की बाढ़ को पूरी तरह रोका जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि नदियां प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है। बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग, समय पर वार्निंग सिस्टम
मजबूत और वैज्ञानिक फ्लड मैनेजमेंट, नदी के प्राकृतिक क्षेत्र की बेहतर प्लानिंग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी, इन सभी के जरिए बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। असम को शायद नदियों से लड़ने की नहीं बल्कि नदियों को समझकर उनके साथ जीने की रणनीति बनाने की जरूरत है। तो आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसका जवाब सिर्फ एक कारण नहीं, भारी मानसूनी बारिश, हिमालय से आने वाली नदियां, ब्रह्मपुत्र का विशाल नदी तंत्र, तलछट और नदी का कटाव, भौगोलिक परिस्थितियां और बदलता हुआ पर्यावरण, ये सभी मिलकर इस समस्या को जन्म देते हैं। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है कि असम में बाढ़ क्यों आती है। असली सवाल यह है, क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां बाढ़ आए लेकिन लोगों की जिंदगी तबाह न हो? क्योंकि पानी को शायद रोका नहीं जा सकता लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है। और शायद यही असम के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। ब्रह्मपुत्र असम के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन है, यह संस्कृति है, यह पहचान है। और कभी कभी यही नदी एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसके सामने इंसान को हर साल फिर से खड़ा होना पड़ता है। शायद असम की कहानी बाढ़ की कहानी नहीं है, यह इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन की तलाश की कहानी है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना न भूलें।